हिस्ट्री ऑफ नेपाल। नेपाल का इतिहास अभिलेखों में गोपाल और महिषापालों का उल्लेख है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सबसे शुरुआती शासक थे, जिनकी राजधानी काठमांडू घाटी के दक्षिण पश्चिम कोने मातातीर्थ में थी। 7वीं या 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से कहा जाता है कि किरांतियों ने घाटी पर शासन किया था। उनके प्रसिद्ध राजा यलुम्बर का उल्लेख महाकाव्य महाभारत में भी मिलता है। लगभग 300 ई में लिच्छवी उत्तरी भारत से आए और किरंतियों को उखाड़ फेंका। लिच्छवियों की विरासतों में से एक भक्तपुर के पास चंबू नारायण मंदिर है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल संस्कृति है, जो 5वीं शताब्दी का है। 7वीं शताब्दी की शुरुआत में पहले ठाकुरी राजा अंशुवर्मा ने अपने ससुर, जो लिच्छवी थे, से गद्दी संभाली। उन्होंने अपनी बेटी भरिकुटी का विवाह प्रसिद्ध तिब्बती राजा तसोंग तसेन गंपो से किया और इस प्रकार तिब्बत के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए। लिच्छवियों ने घाटी में कला और वास्तुकला लाए, लेकिन रचनात्मकता का स्वर्ण युग 1200 ई में मल्लों के साथ आया। अपने 550 साल के शासन के दौरान मल्लों ने कई मंदिरों और सुरम्य चौराहों के साथ शानदार महलों का निर्माण किया। उनके शासनकाल के दौरान ही समाज और शहर सुव्यवस्थित हुए। धार्मिक त्योहारों की शुरुआत की गई और साहित्य, संगीत और कला को प्रोत्साहित किया गया। यक्षमल की मृत्यु के बाद घाटी 3 राज्यों में विभाजित हो गई: काठमांडू, कांतिपुर, भक्तपुर, भड़गांव और पाटन ललितपुर। लगभग इसी समय नेपाल, जैसा कि हम आज जानते हैं, लगभग 46 स्वतंत्र रियासतों में विभाजित था। इनमें से एक शाह शासक के साथ गोरखा का राज्य था। इस समय के आसपास काठमांडू घाटी का अधिकांश इतिहास कैपुचिन भिक्षुओं द्वारा दर्ज किया गया था, जो तिब्बत के अंदर और बाहर जाते समय घाटी में रहते थे। पृथ्वी नारायण शाह नाम के एक महत्वाकांक्षी गोरखा राजा ने एक विजय अभियान शुरू किया, जिसके कारण 1769 तक घाटी के सभी राज्यों, कीर्तिपुर, जो एक स्वतंत्र राज्य था, की हार हुई। नए अधिग्रहित राज्यों को अपने गोरखा राज्य में मिलाने के बजाय पृथ्वी नारायण ने अपनी राजधानी को काठमांडू में स्थानांतरित करने का फैसला किया और शाह राजवंश की स्थापना की, जिसने 1769 से 2008 तक एकीकृत नेपाल पर शासन किया। गोरखा राज्य का इतिहास 1559 से मिलता है, जब द्रव्य शाह ने मुख्य रूप से मगरों के निवास वाले क्षेत्र में एक राज्य की स्थापना की थी। 17वीं और 18वीं सदी की शुरुआत के दौरान गोरखा ने धीमी गति से विस्तार जारी रखा और दूसरों के साथ गठबंधन बनाते हुए विभिन्न राज्यों पर विजय प्राप्त की। पृथ्वी नारायण ने कम उम्र में ही काठमांडू घाटी की विजय के लिए खुद को समर्पित कर दिया। भारत में ब्रिटिश राज के खतरे को पहचानते हुए उन्होंने यूरोपीय मिशनरियों को देश से निकाल दिया और 1 सदी से भी अधिक समय तक नेपाल अलग थलग रहा। 19वीं शताब्दी के मध्य में जंग बहादुर राणा नेपाल के पहले प्रधान मंत्री बने, जिन्होंने शाह राजा को महज एक व्यक्ति मात्र बनाकर पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने राणा प्रधानमंत्रियों का वंशानुगत शासन शुरू किया, जो 104 वर्षों तक चला। 1950 के दशक की शुरुआत में नेपाल के तत्कालीन राजा त्रिभुवन के समर्थन से राणाओं को लोकतंत्र आंदोलन में उखाड़ फेंका गया था। राणाओं को उखाड़ फेंकने के तुरंत बाद राजा त्रिभुवन को राज्य के प्रमुख के रूप में बहाल किया गया। 1959 की शुरुआत में त्रिभुवन के बेटे राजा महेंद्र ने एक नया संविधान जारी किया और राष्ट्रीय असेंबली के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। नेपाली कांग्रेस पार्टी विजयी रही और उनके नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला ने सरकार बनाए और प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। लेकिन 1960 तक राजा महेंद्र ने अपना मन बदल लिया और पहली लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त करते हुए संसद को भंग कर दिया। कई वर्षों के संघर्ष के बाद जब राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो अंततः उन्होंने 1990 में एक जन आंदोलन शुरू करने के लिए पर्याप्त साहस जुटाया। लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करते हुए तत्कालीन राजा बीरेंद्र ने संवैधानिक सुधारों को स्वीकार किया और राजा के साथ राज्य के प्रमुख के रूप में एक बहुदलीय संसद की स्थापना की और एक कार्यकारी प्रधानमंत्री। मई 1991 में नेपाल में पहला संसदीय चुनाव हुआ। फरवरी 1996 में माओवादी पार्टियों ने राजशाही और चुनी हुई सरकार के खिलाफ
जनयुद्ध की घोषणा की। फिर 1 जून 2001 को एक भयानक त्रासदी में राजा बीरेंद्र और रानी ऐश्वर्या सहित उनके कई करीबी रिश्तेदारों सहित पूरे शाही परिवार का सफाया हो गया। केवल राजा बीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र और उनके परिवार के जीवित रहने पर उन्हें राजा का ताज पहनाया गया। राजा ज्ञानेंद्र ने कुछ समय तक निर्वाचित सरकार का पालन किया और फिर पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्वाचित संसद को बर्खास्त कर दिया। अप्रैल 2006 में काठमांडू में अधिकांश ऊर्जा केंद्रित करने वाली लोकतांत्रिक पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से एक और जन आंदोलन शुरू किया गया, जिसके कारण 19 दिनों का कर्फ्यू लगा। आखिरकार राजा ज्ञानेंद्र ने अपनी सत्ता छोड़ दी और संसद को बहाल कर दिया। 21 नवंबर 2006 को प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला और माओवादी अध्यक्ष प्रचंड ने देश और लोगों की प्रगति के लिए, लोकतंत्र और शांति के लिए प्रतिबद्ध होकर व्यापक शांति समझौते CPA 2006 पर हस्ताक्षर किए। 10 अप्रैल 2008 को संविधान सभा का चुनाव हुआ। 28 मई 2008 को नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 240 साल पुरानी राजशाही को समाप्त करते हुए नेपाल को एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। नेपाल में आज राष्ट्र प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति और सरकार का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री है। संविधान सभा ने अपने पहले 4 वर्षों के कार्यकाल के दौरान नेपाल के एक नए लोकतांत्रिक संविधान को लिखने के जनादेश को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की। देश में उस दिशा में एक व्यापक लोकतांत्रिक अभ्यास भी हुआ, जिसमें नए संविधान की सामग्री पर सार्वजनिक इनपुट का संग्रह और विधानसभा में गहन विचार विमर्श शामिल था। हालांकि संघीय प्रांतों और सरकार के स्वरूप जैसे कुछ विवादास्पद मुद्दों पर राजनीतिक असहमति के कारण पहला CA ऐतिहासिक कार्य पूरा नहीं कर सका और 2012 में इसका जनादेश स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गया। CA 2 का चुनाव नवंबर 2013 में हुआ था और इसकी पहली बैठक में राजनीतिक दलों के नेताओं ने नया संविधान लिखने का कार्य पूरा करने के लिए 1 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की। अप्रैल 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया, जिसके बाद कई शक्तिशाली झटके आए, जिससे अकल्पनीय पैमाने पर जीवन, बुनियादी ढांचे और संपत्ति की क्षति हुई। काठमांडू घाटी सहित नेपाल के अधिकांश मध्य पहाड़ी जिलों में भारी तबाही देखी गई। इस भयानक अनुभव ने राजनीतिक दलों के बीच संविधान लेखन में तेजी लाने की तात्कालिकता की भावना पैदा की, ताकि राजनीतिक प्रक्रिया एक सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचे और देश अपना सारा ध्यान आपदा के बाद पुनर्निर्माण पर केंद्रित कर सके। अधिकांश विवादास्पद मुद्दों पर हफ्तों तक विचार करने के बाद राजनीतिक दलों ने उन्हें सुलझा लिया और संविधान को अंतिम रूप देने का मार्ग प्रशस्त किया। नेपाल का नया संविधान 20 सितंबर 2015 को CA सदस्यों के भारी बहुमत के माध्यम से प्रख्यापित किया गया था। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ नेपाली लोगों का एक निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय के माध्यम से संविधान बनाने का दशकों पुराना सपना अब साकार हो गया है। नए संविधान के प्रावधानों के अनुसार नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों और कुछ अन्य राज्य पदों का चुनाव सफलतापूर्वक हो चुका है। थैंक फॉर वॉचिंग। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।